नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यप्रकाश चौधरी परिष्कार वर्ड में आपका स्वागत करता हूं। हम लेकर आए हैं मित्रों आपके लिए राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में मॉडल टेस्ट पेपर की एक सौगात। जी हां मित्रों, अगर आप हमारे द्वारा बनाए गए मॉडल टेस्ट पेपर का अध्ययन विस्तृत रूप से करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको आपकी परीक्षा में इससे बहुत महत्वपूर्ण फायदा होने वाला है। हम यहां बात करेंगे भूगोल में आने वाले प्रश्नों के लिए। पहला प्रश्न है मित्रों, राजस्थान के कौन से जिले उत्तर प्रदेश की अंतरराज्यीय सीमा पर स्थित हैं? यानी कि यहां हम अगर देखें तो सीधा सीधा प्रश्न पूछा गया है अंतरराज्यीय सीमा से। चार ऑप्शन दिए गए हैं मित्रों, जो कि दो दो जिलों के युग्म में है। गंगानगर हनुमानगढ़, भरतपुर धौलपुर, करौली सवाई माधोपुर तथा उदयपुर सिरोही। आंसर देखते हैं सबसे पहले मित्रों। प्रश्न का आंसर हो जाएगा भरतपुर धौलपुर। यहां हम बात करें उत्तर प्रदेश की तो सामान्यतः हम राजस्थान के चारों तरफ की स्थिति देखें मित्रों तो आप देख पाएंगे यह राजस्थान क्षेत्र है। वहीं इसके उत्तर में पंजाब, उत्तर पूर्व में हरियाणा, पूर्व में उत्तर प्रदेश, दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश तथा दक्षिण पश्चिम में गुजरात राज्य स्थित है। इसके अलावा राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा भी बनती है मित्रों। जैसा कि आप देख पा रहे हैं पाकिस्तान से राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा बनती है। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई होती है मित्रों 5,920 किलोमीटर, जिसे सामान्यतः दो भागों में विभाजित किया जाता है। अंतरराष्ट्रीय सीमा जिसकी लंबाई है मित्रों 1,070 किलोमीटर और अंतरराज्यीय सीमा जिसकी लंबाई है मित्रों 4,850 किलोमीटर। वहीं अगर हम अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात करें तो यह किस देश के साथ लगती है मित्रों? तो यह लगती है पाकिस्तान के साथ। और पाकिस्तान वाली इस अंतरराष्ट्रीय सीमा पर राजस्थान के कौन कौन से जिले स्थित हैं उन्हें देखें तो गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, कुल 4 जिले इस सीमा पर स्थित हैं। वहीं हम अंतरराज्यीय सीमा की बात करें मित्रों तो अंतरराज्यीय सीमा पर 5 राज्य स्थित हैं, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। इसी स्थिति को अगर हम मानचित्र में देखें मित्रों तो कुछ इस प्रकार से देखेंगे। सबसे पहले राजस्थान की पाकिस्तान से लगने वाली अंतरराष्ट्रीय सीमा जिसकी लंबाई है 1,070 किलोमीटर। वहीं इसके बाद अगर हम देखें तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात से इसकी अंतरराज्यीय सीमा लगती है। सामान्यतः अगर हम यहां जिलों की स्थिति देखें मित्रों तो पाकिस्तान से लगने वाले जो 4 जिले हैं गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर तथा बाड़मेर पाकिस्तान से सीमा लगते हैं। वहीं अगर हम राज्यों के अनुसार इनकी स्थिति देखें, पंजाब राज्य से सीमा लगाने वाले राजस्थान के 2 जिले होते हैं गंगानगर और हनुमानगढ़, ये जिले हो जाएंगे 2। वहीं अगर हम हरियाणा की स्थिति देखें तो हरियाणा से सीमा लगाने वाले राजस्थान के जिले होते हैं हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर और भरतपुर। इस प्रकार से कुल 7 जिले हरियाणा की अंतरराज्यीय सीमा पर स्थित हैं। वहीं उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें मित्रों तो उत्तर प्रदेश की सीमा लगाने वाले राजस्थान के जिले होते हैं 2, भरतपुर और धौलपुर। उसके बाद अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश की सीमा पर राजस्थान के जिले धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारां, झालावाड़, उसके बाद चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। इस प्रकार से कुल 10 जिले मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित हैं। वहीं हम बात करते हैं मित्रों गुजरात की तो गुजरात की सीमा पर बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालौर और बाड़मेर जिले, कुल 6 जिले स्थित हैं। तो इस प्रकार मित्रों कहीं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। हमारा जो प्रश्न है वह उत्तर प्रदेश के संदर्भ में है तो उसका आंसर हो जाता है भरतपुर और धौलपुर। वहीं आप अगर सामान्यतः ऐसे टेबल फॉर्म में देखना चाहें तो इस प्रकार से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात की सीमा गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर, भरतपुर 7 जिलों से। वहीं उत्तर प्रदेश की सीमा भरतपुर, धौलपुर 2 जिलों से। मध्य प्रदेश की सीमा पर 10 जिले स्थित हैं और गुजरात की सीमा पर 6 जिले इस प्रकार
स्थित है। सामान्यतः इस प्रश्न की हम स्थिति देखें तो इस प्रश्न से मिलते जुलते हुए प्रश्न कई पूछे गए मित्रों। देखिए, पुलिस 2010, पटवार 2011, ग्रेड सेकंड 2016 और 17 कितनी बार यह प्रश्न पूछा गया है। देखिए मित्रों, इसमें क्या पूछा गया है, राजस्थान की पाकिस्तान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई क्या है। यहां पाकिस्तान के साथ लगने वाली सीधी सीधी कुल लंबाई पूछी गई है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा 1070 किलोमीटर। वही मित्रों, दूसरा प्रश्न जो पूछा गया है वो गुजरात के संदर्भ में पूछा गया है, तो यहां प्रश्न का आंसर हो जाएगा प्रतापगढ़। किस जिले की सीमा गुजरात से स्पर्श नहीं करती है, तो सिरोही, बांसवाड़ा, डूंगरपुर स्पर्श करते हैं, जबकि प्रतापगढ़ गुजरात से स्पर्श ना करके मध्य प्रदेश से स्पर्श करता है। वहीं अगला प्रश्न है मित्रों, शेखावाटी प्रदेश राजस्थान के किस भू आकृतिक प्रदेश का एक उपभाग है। सामान्यतः इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। और इसका आंसर हो जाएगा मित्रों पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। यहां चारों ही ऑप्शनों को देखकर आप समझ ही गए होंगे मित्रों, सामान्यतः राजस्थान को भौतिक रूप से 4 भागों में बांटा जाता है। पहला है मित्रों पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, वहीं दूसरा है मित्रों अरावली पर्वतीय प्रदेश, तीसरा भौतिक प्रदेश होता है मित्रों पूर्वी मैदानी प्रदेश, जबकि चौथा भौतिक प्रदेश है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। अब हमारा जो प्रश्न पूछा गया है वह इन चारों भौतिक प्रदेशों के भी उपभाग से पूछा गया है। यही स्थिति अगर हम उपभाग के संदर्भ में देखें तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश जो है, जो कि राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश भी है, उसे सामान्यतः 2 भागों में बांटा जाता है, रेतीला शुष्क मैदान और अर्धशुष्क मैदान। वहीं मानचित्र में इसकी स्थिति देखते हुए रेतीले शुष्क मैदान को पुनः 2 भागों में विभाजित किया गया है, बालका स्तूप युक्त प्रदेश जो कि यह क्षेत्र है पूरा, वहीं इसके अलावा इसके मध्यवर्ती भाग में पड़ने वाला कुछ क्षेत्र बालका स्तूप मुक्त प्रदेश जो कि यह छोटा क्षेत्र होता है। वहीं मित्रों अर्धशुष्क मैदान को भी पुनः 4 भागों में विभाजित किया गया है, घग्गर का मैदान, घग्गर नदी द्वारा अववाहित क्षेत्र, वहीं शेखावाटी प्रदेश, सीकर झुंझुनू चूरू का क्षेत्र जो कि आंतरिक अब्बा क्षेत्र भी कहलाता है, नागौरी उच्च भूमि, नागौर और अजमेर वाले क्षेत्र में पड़ने वाला क्षेत्र, वहीं लूनी बेसिन, लूनी और उसके सहायक नदियों द्वारा अववाहित क्षेत्र। इस प्रकार अगर हम सामान्यतः प्रश्न का आंसर देखें तो शेखावाटी जो प्रदेश है वह पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश का एक उपभाग होता है। इसी से मिलते जुलते हुए प्रश्नों की अगर हम बात करें मित्रों तो देखिए आरएसएम एसएसबी एलडीसी परीक्षा 2018 में प्रश्न इसी तरह से पूछा गया है कुछ, लूनी बेसिन राजस्थान के किस भूआकृतिक विभाग का एक भाग है। यहां भी प्रश्न का आंसर हो जाएगा पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश। इस तरह से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। वहीं अगला प्रश्न है मित्रों, 56 बेसिन क्या है। यहां एक टर्म दी गई है जो कि भौतिक प्रदेश से ही संबंधित है, 56 बेसिन, जिसका आंसर अगर हम देखें तो मित्रों हो जाएगा प्रतापगढ़ तथा बांसवाड़ा के मध्य स्थित 56 नदी नालों का मैदानी क्षेत्र जो है वह कहलाता है 56 बेसिन। वहीं सामान्यतः इसके हम व्याख्या के रूप में देखें तो राजस्थान में जैसलमेर जिले में एक भूगर्भिक जल भंडार पाया जाता है और इस भूगर्भिक जल भंडार के क्षेत्र को कहा जाता है मित्रों लाठी सीरीज। और इस भूगर्भिक जल भंडार के कारण इसके ऊपरी सतह पर एक घास पाई जाती है जिसे हम नाम देते हैं शेवड़ घास। यह दुधारू पशुओं के लिए बहुत ही पौष्टिक घास होती है। वहीं हम दूसरे ऑप्शन की बात करें, शेखावाटी प्रदेश में पाए जाते हैं मित्रों अर्धचंद्राकार बाल का स्तूप। शेखावाटी प्रदेश सीकर झुंझुनू चूरू वाला जो क्षेत्र है वहां एक विशेष प्रकार के बाल का स्तूप पाए जाते हैं जिन्हें हम नाम देते हैं बरखान या इन्हें नाम दिया जाता है बरच्छान, दोनों ही नाम मिलते हैं। वहीं मित्रों अगर हम बात करें भोराट के पठार की तो भोराट का पठार कुंभलगढ़ राजसमंद से लेकर गोगुंदा उदयपुर तक फैला हुआ है, यानी कि राजसमंद और उदयपुर दोनों जिलों में इसका विस्तार पाया जाता है। वहीं इसकी औसत ऊंचाई होती है मित्रों 1225 मीटर। इसके बाद आता है मित्रों 56 बेसिन। 56 बेसिन जो क्षेत्र है प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के मध्य 56 नदी नालों का जो मैदान है उसे 56 बेसिन के नाम से जाना जाता है। अगर मूल रूप से इस क्षेत्र की बात करें तो इस क्षेत्र में बहने वाली नदी है माही नदी और उसी के द्वारा ये इस क्षेत्र का निर्माण होता है। सामान्यतः आप मानचित्र में भी देख पा रहे होंगे बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य स्थित 56 नदी नालों का मैदानी क्षेत्र। वहीं इससे संबंधित प्रश्नों की बात करें मित्रों तो आप देख पाएंगे लाठी श्रृंखला क्या है, भूगर्भिक जलपट्टी।
आरएएस 2007 और पुलिस 2018, समय में भी आप देख पा रहे हैं कितना अंतर है, यानी कि वर्तमान में भी यह प्रश्न पूछे जाते हैं। वहीं इसी से संबंधित दूसरा प्रश्न रीट 2015 और ग्रेड सेकंड 2017 में आप देख पा रहे हैं बोराट पठार जिसके मध्य स्थित है वह है, तो सीधा आंसर हो जाएगा कुंभलगढ़ एवं गोगुंदा। वहीं अगला प्रश्न है मित्रों, राजस्थान में वर्षा होती है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ध्यान से देखिएगा। अरब सागरीय मानसून से, वहीं दूसरा है बंगाल की खाड़ी के मानसून से, तीसरा है भूमध्य सागरीय चक्रवात से और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी से। ध्यान कीजिए मित्रों, राजस्थान में जो वर्षा प्राप्त होती है उसके लिए कौन कौन से तत्व जिम्मेदार होते हैं। सामान्यतः अगर हम इसके प्रश्न के आंसर को देखें उससे पहले देखते हैं अरब सागरीय मानसून और बंगाल की खाड़ी का जो मानसून है इससे हमें ग्रीष्म ऋतु में वर्षा प्राप्त होती है। वहीं भूमध्य सागरीय चक्रवात से भी राजस्थान को वर्षा प्राप्त होती है, जो कि हमें वर्षा प्राप्त होती है शीत ऋतु में। तो एक तरह से देखें तो तीनों ही मानसूनों से हमें वर्षा प्राप्त होती है। तो हम आंसर देखें तो हमारा आंसर भी होगा उपरोक्त सभी से। अब हम इसकी व्याख्या देखते हैं मित्रों। सामान्यतः मित्रों हम जानते हैं कि राजस्थान भी भारत का एक हिस्सा है, तो यह भी भारतीय मानसून के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। सामान्यतः भारत में और उसी का जो पार्ट है राजस्थान, उसमें ग्रीष्म ऋतु में होने वाली जो वर्षा है उसे कहते हैं ग्रीष्मकालीन मानसून और उसे सामान्यतः कहा जाता है दक्षिणी पश्चिमी मानसून। उसी की भारत की एक विशेष स्थिति के कारण 2 विभाजन हो जाते हैं, जिसमें से पहला है अरब सागरीय मानसून की शाखा। और इस अरब सागरीय मानसून की स्थिति को हम राजस्थान के संदर्भ में देखें तो कुछ इस प्रकार अरब सागरीय मानसून राजस्थान के दक्षिणी भाग से प्रवेश करता है। वहीं दक्षिणी पश्चिमी मानसून का या ग्रीष्मकालीन मानसून का दूसरा भाग होता है मित्रों बंगाल की खाड़ी का मानसून, और उसकी स्थिति को अगर हम देखें तो कुछ इस प्रकार से यह हिमालय क्षेत्र से टकराकर पूर्व की ओर मुड़ता है और राजस्थान के पूर्वी भाग से प्रवेश करता है। यह सामान्यतः अगर हम देखें अरब सागरीय मानसून और बंगाल की खाड़ी का मानसून दोनों ही ग्रीष्म काल में राजस्थान में वर्षा करते हैं। वहीं हम तीसरी स्थिति देखते हैं मित्रों भूमध्य सागरीय चक्रवात की। भारत के सुदूर पश्चिमी क्षेत्र में भूमध्य सागर स्थित है, तो भूमध्य सागर से कुछ चक्रवातीय स्थिति बनती है और वह भारत में प्रवेश करती है। तो जिस प्रकार आप देख ही पा रहे हैं उत्तर भारत में हम विशेष रूप से कहें और राजस्थान में भी वर्षा करती है, लेकिन इससे जो वर्षा होती है वह हमें वर्षा प्राप्त होती है शीत ऋतु में। तो सामान्यतः अगर हम यहां प्रश्न का आंसर देखना चाहें तो अरब सागरीय मानसून से भी वर्षा प्राप्त होती है, बंगाल की खाड़ी के मानसून से भी वर्षा प्राप्त हो रही है और भूमध्य सागर से आने वाले भूमध्य सागरीय चक्रवात या पश्चिमी विक्षोभ से भी वर्षा प्राप्त हमें होती है। तो हमारा प्रश्न का आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। वहीं इससे संबंधित इसी प्रकार के प्रश्नों की अगर हम चर्चा करें मित्रों तो पुलिस 2014 में प्रश्न पूछा गया है, राजस्थान में वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी नहीं है। प्रश्न का आंसर हो जाएगा सीधा सीधा मित्रों लौटता हुआ मानसून। जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं अभी बात हुई थी अरब सागरीय शाखा, बंगाल की खाड़ी की शाखा और पश्चिमी विक्षोभ तीनों से वर्षा होती है, परंतु लौटता हुआ मानसून राजस्थान में वर्षा नहीं करता है। अगला प्रश्न है मित्रों, निम्न में से कौन सी ताजा पानी की झील नहीं है। मूल रूप से आपको ध्यान देना है नहीं है, अर्थात यह कैसी रही होगी, खारे पानी की झील के बारे में पूछ रहा है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जयसमंद झील, सिलिशेट झील, लूणकरणसर झील और आना सागर झील। यहां सामान्यतः हम प्रश्न का आंसर देखें तो हमारा आंसर हो जाएगा लूणकरणसर झील बीकानेर। जी हां मित्रों, यह एक खारे पानी की झील है और बाकी जयसमंद, सिलिशेट और आना सागर झील यह ताजा पानी की झील या मीठे पानी से संबंधित हैं। वहीं इनके हम डिस्कशन की बात करते हैं मित्रों, लूणकरणसर झील जो स्थित है वह है बीकानेर जिले में और यह एक खारे पानी की महत्वपूर्ण झील है, जैसा आपके आप मानचित्र में देख पा रहे हैं। वहीं सिलिशेट झील की स्थिति देखें तो वह स्थित है अलवर जिले में और इसका निर्माण करवाया था मित्रों महाराजा विनय सिंह ने। सामान्यतः आपने सुना ही होगा सरिस्का अभ्यारण्य, सरिस्का बाग परियोजना। जी हां मित्रों, यह सिलिशेट झील भी उसी क्षेत्र में स्थित है। वहीं हम बात करें जयसमंद झील की, जिसे मित्रों ढेवर झील के नाम से भी जाना जाता है और यह स्थित है उदयपुर जिले में। इसका भी निर्माण करवाया गया था मित्रों महाराणा जयसिंह के द्वारा गोमती नदी पर बांध बनाकर। सामान्यतः इसकी महत्वपूर्ण विशेषताओं की बात करें तो यह राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील होती है
और इसकी दूसरी महत्वपूर्ण बात देखें मित्रों तो इस झील में कुल 7 टापू बनाए गए हैं, जिनमें से सबसे बड़ा टापू है बाबा का भाखड़ा और सबसे छोटा जो टापू है मित्रों उसका नाम है प्यारी। अगला है आना सागर झील। आना सागर झील स्थित है मित्रों अजमेर जिले में। वहीं इसका निर्माण करवाया गया था अर्णोराज चौहान के द्वारा। आप जानते होंगे पृथ्वीराज चौहान जो महत्वपूर्ण शासक हैं उनके दादा रहे हैं। वहीं आना सागर झील के किनारे पर 2 मुगल शासकों का महत्वपूर्ण संबंध देखा जाता है। इस पर जहांगीर के द्वारा दौलत बाग का निर्माण करवाया गया था, जबकि शाहजहां मुगल शासक के द्वारा बारादरी का निर्माण करवाया गया था। वहीं मित्रों इन झीलों से संबंधित कुछ और भी प्रश्न पूछे गए हैं, देखेंगे आप। पुलिस 2014 में पूछा गया प्रश्न था निम्न में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है। यहां प्रश्न पूछा गया खारे पानी की झील नहीं है, अर्थात मीठे पानी की झील हो जाएगी, और प्रश्न का आंसर है कायलाना जोधपुर। वहीं आप देख पा रहे हैं मित्रों आना सागर झील स्थित है, ग्रेड सेकंड 2013 में प्रश्न पूछा गया है, हमारा आंसर हो जाएगा अजमेर। वहीं तीसरा प्रश्न आप देखेंगे बाबा का भाखड़ा तथा प्यारी का संबंध है। अभी हमने बात भी की थी, देखिए आरएसटीसी परीक्षा 2013 में पूछा गया है सांबर, नक्की, जयसमंद या पचपदरा। प्रश्न का आंसर आप जानते हैं जयसमंद झील, अभी हमने बात भी की थी। यानी कि इन झीलों से इस प्रकार कई तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। वहीं अगला प्रश्न है मित्रों राजस्थान का सर्वाधिक सरसों उत्पादक जिला कौन सा है, और हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं श्रीगंगानगर, भरतपुर, अलवर तथा टोंक। आंसर देखते हैं मित्रों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा श्रीगंगानगर जिला। सामान्यतः अगर हम चारों ऑप्शनों की बात करें मित्रों तो ये चारों ही ऑप्शन सरसों उत्पादन क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, परंतु सर्वाधिक उत्पादक जिला हो जाएगा श्रीगंगानगर। जैसा कि हम मानचित्र में भी देख पा रहे हैं पहला स्थान होता है सरसों उत्पादन की दृष्टि से श्रीगंगानगर जिले का, वहीं दूसरा स्थान होता है मित्रों अलवर जिले का, जबकि तीसरा स्थान होता है भरतपुर जिले का, और सरसों उत्पादन की दृष्टि से चौथा स्थान है मित्रों टोंक जिले का। और ये चारों ही ऑप्शन आपके प्रश्न में दिए गए हैं। तो आप मित्रों समझ ही गए होंगे कि यहां सरसों से ही संबंधित चारों ऑप्शन है, परंतु जो पूछा गया है वह पहले स्थान के संदर्भ में पूछा गया है। वहीं अगला प्रश्न देख पा रहे हैं मित्रों आप 20वीं पशुगणना। जी हां मित्रों, मैं 19वीं पशुगणना के बारे में नहीं बात कर रहा हूं। 20वीं पशुगणना के अनुसार राजस्थान में कुल पशु संख्या है, 4 ऑप्शन दिए गए 5.77 करोड़, 5.68 करोड़, 2.16 करोड़ और 2.08 करोड़। प्रश्न का आंसर हो जाएगा मित्रों 5.68 करोड़। सामान्यतः इसके हम बाकी ऑप्शनों की भी अगर हम बात करें 19वीं पशुगणना 2012 में अगर हम कुल पशु संख्या देखें तो वह है 5.77 करोड़, जबकि 20वीं पशुगणना 2019, जी हां मित्रों 16 अक्टूबर 2019 को राजस्थान की 20वीं पशुगणना के आंकड़े जारी कर दिए गए हैं, परंतु उनके अभी बाकी आंकड़े आना भी शेष हैं। वहीं 20वीं पशुगणना 2012 की बात कर रहे हैं हम, इसकी जो कुल संख्या है पशुओं की वह होती है 5.68 करोड़। उसके बाद अगर हम देखें 19वीं पशुगणना 2012 के अनुसार राजस्थान में बकरियों की कुल संख्या थी मित्रों 2.16 करोड़, जो कि हमारा सी ऑप्शन में है। वहीं 20वीं पशुगणना 2019 के अनुसार राजस्थान में बकरियों की कुल संख्या है मित्रों 2.08 करोड़। यानी कि आप यहां भी समझ पा रहे होंगे मित्रों बकरियों की संख्या में क्या हुई है, कमी हुई है। वहीं आप यहां भी समझ पा रहे होंगे मित्रों कुल पशु संख्या में भी क्या हुई है, कमी दर्ज की गई है। तो इसी से संबंधित अगर हम देखें कुछ प्रश्न पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए हैं। देखिए जेईएन 2016, आरएसएम एसएसबी 2018 में प्रश्न पूछा गया है मित्रों। वर्ष 2012, जी हां मित्रों यह 19वीं पशुगणना के बारे में पूछ रहा है। जब आप वर्तमान की बात करेंगे, वर्तमान में क्योंकि 20वीं पशुगणना 2019 आ चुकी है तो उससे यहां प्रश्न पूछा जाएगा। पशुगणना में राजस्थान की कुल पशु संख्या पूछी है और उसका आंसर हो जाएगा 577.32 लाख। वहीं अगला प्रश्न है मित्रों काजरी कहां स्थित है, लोकेशन पूछी गई है आपसे। सामान्यतः इसका आंसर देखें, आंसर हो जाएगा जोधपुर। वहीं हम इस काजरी की विस्तृत रूप से अगर बात करते हैं मित्रों, काजरी जिसे हम इंग्लिश में CAZRI लिखते हैं, सामान्यतः इसके अगर हम फुल फॉर्म की बात करें
तो इसकी फुल फॉर्म होती है मित्रों सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। वहीं हिंदी में इसके पूरे नाम की बात करें तो इसका पूरा नाम है मित्रों केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान। इसकी स्थापना की गई थी मित्रों 1959 में। और कहां स्थापना की गई थी? जोधपुर जिले में। जी हां मित्रों, जोधपुर जिले में। वहीं काजरी जो संस्थान है, सामान्यतः जिसे हम केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान के नाम से भी जानते हैं, का मूल उद्देश्य क्या है, क्यों स्थापित की गई है? इसका उद्देश्य है मित्रों शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्रों में, शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्र दोनों ही राजस्थान में पाए जाते हैं, वन संपदा और कृषि का विकास करना। यानी कि राजस्थान की जो शुष्क और अर्धशुष्क स्थिति है उसके अनुसार वनस्पति और उसके अनुसार कृषि की स्थितियों में विकास कैसे किया जा सकता है, उसके लिए यह संस्था काम करती है। बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कि यह बहुत ही सिंपल प्रश्न है। नहीं मित्रों, आपको ऐसा नहीं सोचना है। बात करें तो देखिए RSM SSB 2018 परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है काजरी का पूरा नाम क्या है। देखिए मित्रों, उसी से संबंधित प्रश्न है और अभी हाल ही की परीक्षाओं में पूछा गया है सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। वहीं दूसरा प्रश्न देखिए मित्रों, यह भी उसी परीक्षा में पूछा गया है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान का गठन कब किया गया? प्रश्न का आंसर हो जाएगा 1959। तो सामान्यतः आप इन प्रश्नों को बहुत ज्यादा सरल मानकर ऐसा ना करें कि इन्हें छोड़ दें और ऐसा हो कि यही प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछ लिया जाए और आप वहां भ्रमित हो जाएं। और ऐसे सरल प्रश्न अगर आपसे गलत होते हैं तो वह महत्वपूर्ण रूप से आपको पीछे ढकेल देंगे। तो सामान्यतः इन्हें सरल ना समझें। अगला प्रश्न है मित्रों, डेगाना खनन क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? यह किसके लिए जाना जाता है मित्रों? ऑप्शन में आपके 4 क्षेत्र दिए गए हैं, संगमरमर, खनिज तेल, लौह अयस्क और टंगस्टन। आंसर हो जाएगा मित्रों इसका टंगस्टन। यह महत्वपूर्ण रूप से टंगस्टन से संबंधित है। वहीं अगर हम बात करें टंगस्टन के लिए राजस्थान में जो महत्वपूर्ण खान है वह होती है डेगाना खान। और किस जिले में स्थित है? यह नागौर में स्थित है। न केवल राजस्थान की अपितु संपूर्ण भारत की यह सबसे बड़ी खानों में सम्मिलित की जाती है। वह बात अलग है मित्रों, वर्तमान में इससे उत्पादन नहीं किया जा रहा है। वहीं दूसरा हम बात करते हैं मित्रों संगमरमर की। और संगमरमर के रूप में तो आप जानते ही हैं मकराना जो कि नागौर जिले का क्षेत्र है, वहां सर्वश्रेष्ठ क्वालिटी की संगमरमर पाई जाती है। वहीं अगले बात करें तो लौह अयस्क क्षेत्र के लिए राजस्थान में जाने जाने वाला क्षेत्र है जयपुर जिले का मोरिजा और बानोल क्षेत्र। वहीं अगला है खनिज तेल। जी हां मित्रों, आप जानते हैं अभी हाल ही में राजस्थान के बाड़मेर में रिफाइनरी भी लगाई गई है उत्पादन अधिक होने की वजह से। मंगला और भाग्यम दोनों तेल के कुएं हैं जो कि बाड़मेर में स्थित हैं। वहीं इससे संबंधित प्रश्नों की चर्चा करें मित्रों तो राजस्थान का कौन सा जिला मैंगनीज खनिज के लिए प्रसिद्ध है? देखिए मित्रों, सीधा सीधा प्रश्न पूछा गया है, आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा। पुलिस 2018 हाल ही परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। वहीं अगला प्रश्न है मित्रों 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का न्यूनतम महिला साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? यानी कि भारत में सबसे कम महिला साक्षरता किस राज्य की है मित्रों? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और राजस्थान। जी हां मित्रों, राजस्थान भी ऑप्शन में है, ध्यान से देखना है आपको। आंसर देखते हैं मित्रों, तो आंसर हो जाएगा बिहार। जी हां मित्रों, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का न्यूनतम महिला साक्षरता वाला राज्य होता है बिहार, जो कि भारत के पूर्वी भाग में स्थित है। इस जनगणना से संबंधित राजस्थान के संदर्भ में भी कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं मित्रों। और देखिए, यह पुलिस 2018 परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक महिला साक्षरता किस जिले में पाई जाती है? प्रश्न का आंसर आप जानते हैं मित्रों, कोटा में सर्वाधिक साक्षरता पाई जाती है। वहीं अगला प्रश्न है मित्रों, जन आधार कार्ड योजना की घोषणा कब की गई? 2008, 2015, 2019 और 2011। 4 ऑप्शन आपके सामने है मित्रों। आपको ध्यान होना चाहिए मित्रों कि पूर्ववर्ती वसुंधरा सरकार ने एक योजना चलाई थी, भामाशाह योजना। जी हां, यह योजना उसी का स्थान लेने जा रही है। इसका आंसर देखते हैं मित्रों, आंसर हो जाएगा 2019, यानी कि हाल ही में। आगे बात करते हैं, जन आधार योजना की घोषणा की गई है मित्रों 2019 में।
यानी कि अभी घोषणा इसकी की गई है। वहीं अगर हम बात करें भामाशाह योजना की, तो भामाशाह योजना का प्रारंभ किया गया था 2008 में, यानी कि भामाशाह योजना का ही स्थान लेने के लिए वर्तमान में नई योजना चलाई गई है, जन आधार योजना। यानी कि यहां से इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। वहीं जयपुर मेट्रो के संदर्भ में अगर हम बात करें तो 3 जून 2015 को राजस्थान में जयपुर मेट्रो चलाई गई थी। अभी हाल ही में इसकी स्थिति देखें तो जो मानसरोवर से चांदपोल तक जयपुर मेट्रो चलाई गई थी, उसे अब वर्तमान में बढ़ाया जा रहा है और वर्तमान में छोटी चौपड़ में अंडरग्राउंड जो स्टेशन है वह बनकर तैयार हो गया है। तो कहीं ना कहीं अपडेट के रूप में इससे प्रश्न पूछा जा सकता है। और इसके बाद है मित्रों मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, जो कि 2 अक्टूबर 2011 को चलाई गई थी। इसी प्रकार के प्रश्न कुछ परीक्षाओं में भी पूछे गए हैं मित्रों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं RSM SSB 2018 में पूछा गया प्रश्न है, राजस्थान में भामाशाह योजना कब लागू की गई? जी हां मित्रों, 2008 में लागू की गई थी। तो कहीं ना कहीं इसी संदर्भ में प्रश्न पूछा जा सकता है, अब जन आधार कार्ड योजना कब लागू की गई। अगला प्रश्न है मित्रों, विश्व के सबसे बड़े एवं छोटे महाद्वीप का सही युग्म है? सामान्यतः अगर हम बात करें तो यहां जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं वह 2 युग्म में दिए गए हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं मित्रों, विश्व में 7 महाद्वीप पाए जाते हैं, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका महाद्वीप। सामान्यतः अगर हम यहां देख रहे हैं कि विश्व के सबसे बड़े और सबसे छोटे महाद्वीप के युग्म के बारे में पूछ रहा है, यानी कि सीधा सीधा उनके क्षेत्रफल, उनके आकार से यह प्रश्न है। आंसर हो जाएगा एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अर्थात विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया और सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। सामान्यतः ऐसे मानचित्र के अनुसार अगर हम देखें तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं पूरे विश्व में 7 महाद्वीप हैं, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और जी हां मित्रों आप जानते ही हैं निर्जन महाद्वीप की संज्ञा दी जाती है अंटार्कटिका महाद्वीप को। इन 7 महाद्वीपों के अगर हम आकार क्षेत्रफल की स्थिति की बात करें तो सबसे बड़ा जो महाद्वीप है एशिया महाद्वीप, वह विश्व के कुल क्षेत्रफल का 29.3% हिस्सा रखता है। वहीं क्षेत्रफल के अनुसार दूसरा स्थान होता है 20.3% के साथ अफ्रीका महाद्वीप का, और इसी कड़ी में तीसरा स्थान आता है मित्रों 16.4% के साथ उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का, जबकि 12% के साथ चौथे स्थान पर आता है मित्रों दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, और उसके बाद 5वां स्थान आता है मित्रों अंटार्कटिका महाद्वीप का। जी हां मित्रों, अंटार्कटिका महाद्वीप कुल क्षेत्रफल के 9.1% भाग पर फैला हुआ है, जो कि एक निर्जन महाद्वीप है। आकार की दृष्टि से 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप होता है। वहीं छठा स्थान होता है मित्रों यूरोप का 6.8% के साथ, और अंतिम स्थान और सबसे छोटा महाद्वीप है 6% के साथ ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो इस तरह से अगर हम सामान्यतः देखें तो सबसे बड़ा और सबसे छोटा महाद्वीप इस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। वहीं अगर हम इससे मिलते जुलते हुए प्रश्नों की बात करें तो पिछली पुलिस 2018 परीक्षा में पूछा गया प्रश्न था सबसे बड़ा समुद्र कौन सा है, यानी कि महाद्वीप के संदर्भ में ही दूसरी महत्वपूर्ण इकाई होती है महासागर, और सबसे बड़ा महासागर पूछा गया था मित्रों, जैसा कि आप जानते ही हैं पैसिफिक महासागर यानी कि प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। अगला प्रश्न है मित्रों, वायुमंडल में पाई जाने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? यहां सीधे सीधे मात्रा पूछी गई है। ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने 78.08%, 20.95%, 0.93% और 0.03%। सामान्यतः हम इन चारों में अगर आंसर की बात करें तो हमारा आंसर हो जाता है मित्रों 0.03%, यानी कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है 0.03%। वहीं 78.08%, 20.95% ये क्या है मित्रों, इनकी स्थिति भी देखते हैं। तो हम जानते हैं वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली गैस होती है नाइट्रोजन, और हाँ मित्रों नाइट्रोजन की जो मात्रा है वायुमंडल में वह है 78.08%। वहीं वायुमंडल में दूसरी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है मित्रों ऑक्सीजन, जी हाँ, जिसे हम जीवनदायिनी गैस भी कहते हैं, और इसकी मात्रा होती है 20.95%।
वहीं तीसरी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है मित्रों आर्गन गैस, जिसकी मात्रा है 0.93%। और इसके बाद पाई जाने वाली मात्रा होती है कार्बन डाइऑक्साइड की 0.03%। यानी कि हमारे जो ऑप्शन में चारों दिए गए हैं वह इन सर्वाधिक 4 जो गैसें वायुमंडल में पाई जाती है उसी के क्रमानुसार दिया गया है। अब मित्रों सामान्यतः इस परसेंटेज को भी आपको याद रखना है और इनका सीरियल भी याद करना है। अगर आप इसको सामान्यतः याद करना चाहें तो नाइट्रोजन के लिए हम सामान्यतः शब्द यूज कर सकते हैं N, वहीं ऑक्सीजन के लिए पहला वर्ड होता है O और ऑर्गन के लिए A तथा कार्बन डाइऑक्साइड के लिए C। तो हम इन चारों गैसों के पहले पहले वर्ड को मिलाकर एक टर्म बनाएं तो टर्म बनती है नो एसी, अर्थात आपके घरों में एसी नहीं है। तो सामान्यतः वायुमंडल में पाए जाने वाली सर्वाधिक गैसों का जो सीरियल है उसे आप याद कर सकते हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। जी हां मित्रों, ग्रेट डिवाइडिंग पर्वतमाला कहां स्थित है? 4 ऑप्शन है, ऑस्ट्रेलिया, भारत, अमेरिका और रूस। आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा मित्रों ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में स्थित है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत श्रेणी। मानचित्र में अगर हम स्थिति देखें तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पूर्वी भाग में सुदूर उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई जो पर्वतमाला है उसे जाना जाता है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के नाम से। वहीं भारत की अगर महत्वपूर्ण पर्वतमाला की बात करें तो भारत की महत्वपूर्ण पर्वतमाला है हिमालय पर्वतमाला, जो कि एक धनुष आकार के रूप में फैली हुई है। वहीं अमेरिका की अगर हम महत्वपूर्ण पर्वतमाला की बात करें, अमेरिका और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में फैली हुई एक पर्वतमाला है रॉकीज पर्वतमाला। और उसके बाद हम यूराल पर्वतमाला की बात करें तो रूस देश में फैली हुई पर्वतमाला है यूराल पर्वतमाला। यानी कि इस तरह से विश्व की जो महत्वपूर्ण पर्वतमालाएं हैं उनसे कहीं ना कहीं प्रश्न पूछे जा सकते हैं। वहीं अगला प्रश्न है मित्रों, भारत के सबसे दक्षिण में स्थित खाड़ी कौन सी है? ध्यान देना है मित्रों, सबसे दक्षिण में, सुदूर दक्षिण में। हमारे पास ऑप्शन है कच्छ की खाड़ी, भारत में ही एक खाड़ी है, खंबात की खाड़ी, यह भी भारत में स्थित है, बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी। यहां सीधे सीधे प्रश्न का आंसर अगर हम देखें तो प्रश्न का आंसर हो जाएगा डी, मन्नार की खाड़ी। इस स्थिति को देखते हैं मित्रों मानचित्र में। भारत में आप सामान्यतः जानते हैं कि कच्छ की खाड़ी गुजरात के तटवर्ती क्षेत्र में यहां स्थित है। यानी कि हम कह सकते हैं मित्रों कच्छ की खाड़ी भारत के सुदूर पश्चिमी भाग में स्थित है। वहीं दूसरा है मित्रों खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी भी गुजरात के तट पर इस प्रकार स्थित है। यानी कि हम कह सकते हैं खंबात की खाड़ी भी भारत के पश्चिम में स्थित है। इसके बाद है मित्रों अगला बंगाल की खाड़ी। जी हां मित्रों, आप जानते हैं बंगाल की खाड़ी कुछ इस प्रकार से विस्तृत है। तो हम कह सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी भी भारत के दक्षिण में तो स्थित है, परंतु अगर हम चौथी खाड़ी की बात करें मन्नार की खाड़ी, जी हां मित्रों, मन्नार की खाड़ी कुछ इस प्रकार भारत के दक्षिण में स्थित है। तो हम कह सकते हैं मित्रों भारत के सबसे दक्षिण में स्थित खाड़ी कौन सी हो जाएगी? 4 ऑप्शन आपके सामने उपस्थित है, मन्नार की खाड़ी। कुछ इस प्रकार से प्रश्न मित्रों पूछे जा सकते हैं। तो इस प्रकार मित्रों हमने यहां कई प्रकार के प्रश्नों की चर्चा की। सबसे पहले तो यह आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। आपको यह बात समझ लेनी होगी मित्रों, यह आपके सिलेबस के अनुसार ही बनाए गए हैं, अर्थात इसमें जो प्रश्न डाले गए हैं वह संभावित प्रश्न है आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए। यानी कि कहीं ना कहीं यह प्रश्न आपकी परीक्षा में आपको मिलने वाले हैं, और निश्चित रूप से विश्वास कीजिए इसी तरह के प्रश्न पूछे भी जाते रहे हैं पिछली परीक्षाओं में। यानी कि अगर आप इस तरह के मॉडल टेस्ट पेपर का अध्ययन करते हैं हमारे साथ तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है मित्रों आपकी परीक्षा के लिए। ऐसे तो मित्रों आप तैयारी कर ही रहे हैं, परंतु अगर आप उनके साथ साथ इस तरह से मॉडल टेस्ट पेपर से एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी जो तैयारी है वह सुदृढ़ होने वाली है और आपका जो सिलेक्शन है वो निश्चित हो जाएगा। वहीं मित्रों हम आपके लिए यानी कि परिष्कार वर्ल्ड आपके लिए एक बहुत ही अच्छी सौगात लेके आया है। जी हां मित्रों, मॉडल टेस्ट पेपर। सामान्यतः अभी हाल ही में जितनी भी परीक्षाएं आयोजित होने वाली हैं उन्हीं से संबंधित हम कुछ मॉडल टेस्ट पेपर लाए हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मित्रों, हाई कोर्ट का जो मॉडल टेस्ट पेपर है वह 2 मार्च से 4 मार्च तक रिलीज कर दिया गया है, अर्थात आप परिष्कार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर इसे जाकर देख सकते हैं।
वहीं रीट लेवल फर्स्ट की अगर हम बात करें तो यह भी मार्च 2 से लेकर मार्च 5 तक यानी कि रिलीज कर दिया गया है, अर्थात इसे भी आप परिष्कार वर्ड यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। उसके बाद है मित्रों रीट लेवल 2, यानी यह भी 3 मार्च से लेकर 9 मार्च तक, यानी कि ज्यादातर मॉडल टेस्ट पेपर रिलीज किए जा चुके हैं, अर्थात आप उनका फायदा परिष्कार वर्ड चैनल से उठा सकते हैं। वहीं कांस्टेबल परीक्षा से संबंधित मॉडल टेस्ट पेपर 5 मार्च से लेकर 8 मार्च तक, यानी कि ज्यादातर मॉडल टेस्ट पेपर रिलीज किए जा चुके हैं और जो बाकी बचे हुए वह भी अभी हाल ही में डाल दिए जाएंगे, तो आप उनका भी महत्वपूर्ण रूप से उपयोग कर सकते हैं। वहीं उसके बाद पटवार जो परीक्षा है उसके लिए भी मॉडल टेस्ट पेपर जारी किए जा चुके हैं 5 से लेकर 13 मार्च तक, और जो कुछ शेष मॉडल टेस्ट पेपर हैं वह भी अभी जारी कर दिए जाएंगे। तो निश्चित रूप से मानिए मित्रों, परिष्कार वर्ड द्वारा जारी किए गए मॉडल टेस्ट पेपर का हल करके आप इनका विशेष रूप से फायदा उठा सकते हैं अपनी परीक्षाओं को मजबूत बनाने में। ठीक है मित्रों, तो हम आगे मिलेंगे। धन्यवाद।